हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर वेरी गुड। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना लास्ट चैप्टर जो है हिस्ट्री का चैप्टर। ऑल राइट, सो बिफोर दैट आई वांट टू मेक वन रिक्वेस्ट। आपका एग्ज़ाम जब आएगा, आपका कैसा गया एग्ज़ाम, ठीक है, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। उससे क्या होता है कि आई फील कि यस आई हैव डन समथिंग गुड। ठीक है, तो अगर आपको टाइम मिले बताने का कि कैसा गया तो ज़रूर बताइए। ठीक है, अभी हम आगे के टॉपिक्स करने वाले हैं और वो जो टॉपिक है, हमने द विल ऑफ द पीपल कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। सोमनाथ लाहिरी का व्यू, फिर जो नेहरू हैं उन्होंने क्या बोला था, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द एस्पिरेशन, एंड नाउ वी आर मूविंग टू अनदर न्यू टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है डिफाइनिंग राइट्स। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू राइट्स, तो इसके अंदर हम जो भी पढ़ेंगे वो आपको लिखना है। अब सबसे पहले ये चीज़ हम समझेंगे कि कैसे हम कई क्वेश्चंस को आंसर करेंगे थ्रू डिबेट्स एंड डिस्कशन। तो क्वेश्चन ये थे कि राइट्स होते क्या हैं, पहले हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद माइनॉरिटीज़ किन्हें बुलाएंगे हम, ठीक है, इसके ऊपर भी मैं आपको 2 पर्सपेक्टिव दूंगी। माइनॉरिटीज़ एक तो है कि आपकी पॉपुलेशन में जो लोग हैं वो बहुत कम है, ठीक है, उनका नंबर कम है, तो हमने माइनॉरिटी बोल दिया। कई लीडर्स, कई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का ये कहना था कि माइनॉरिटीज़ वो नहीं होते जो कम नंबर्स में हैं, पर माइनॉरिटीज़ हमें उन्हें समझना चाहिए जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है। नंबर कम ना हम इस चीज़ को लें, पर अपॉर्चुनिटीज़ जिनके पास बहुत कम है उन्हें हम माइनॉरिटीज़ समझें। उसके बाद माइनॉरिटीज़ को हमने कैसे डिफ़ाइन किया हम वो पढ़ेंगे, और हम कैसे इन माइनॉरिटीज़ को अपहेवल करने के लिए हम क्या क्या इन्हें स्पेशल राइट्स देंगे या नहीं देंगे, अलग अलग मेंबर्स का क्या व्यू पॉइंट था। अब देखिए, आंसर में बहुत सारे डिफरेंट व्यूज़ आते हैं लोगों के अलग अलग, और एंड में क्या होता है कि जो सही बात है, अभी आप एक बात ज़रूर समझेंगे कि आप जैसे डिबेट करते हो, आप पार्टिसिपेट करते हो, या आप अपनी क्लास में कोई इशू है उसके ऊपर आपका व्यू पॉइंट पूछा गया है, तो आप उसमें बिल्कुल ऐसे ना हो जाइए कि मेरा ही व्यू पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि जब भी आप डिबेट करते हो तो आप एक माइंडसेट लेके चलो टू लर्न, ठीक है। अगर तो आपका व्यू पॉइंट सही है तो भी मतलब सही चीज़ होगी, अगर किसी और पर्सन का बेटर व्यू पॉइंट है तो आपको उससे सीखने को मिलेगा। डिबेट को हार जीत की तरीके से जो पर्सन देखता है उसे बुरा ही लगता है एंड में जब वो हार जाता है, ठीक है। तो ये हार जीत की बात नहीं है, दिस इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। तो उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी एक लर्निंग प्रोसेस ही वो किया गया था कि जब भी एक बेटर ओपिनियन आता था तो कंसेंसस बन जाता था, सभी लीडर्स को लगता था यस दिस इज़ बेस्ट फॉर आवर कंट्री, ठीक है। मतलब मेन एम ये नहीं था वहाँ पे मेंबर्स का कि मेरी बात मानी जाए, मेरी बात नहीं मानते, ऐसा कुछ नहीं था। मेन बात था कि वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल। विल मतलब जो वो चाहते हैं, जो बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको हमें साकार करना है, फुलफ़िल करना है। हमारा ऐसा नहीं है कि मेरा ही व्यू पॉइंट माना जाए, अगर मेरा नहीं माना गया तो मेरी डिसरिस्पेक्ट हुई, नो। ऑलराइट, तो अभी हम 3.1 करने वाले हैं। माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात की जाएगी इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो क्या हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स होते क्या हैं। एक ऐसी जगह, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे जो कैंडिडेट खड़े होंगे वो भी एक धर्म के, या फिर वो भी विमेन सिर्फ, ठीक है। जैसे ब्रिटिशर ने क्या किया था कि विद टाइम विमेन के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, दलित्स के लिए ये सारी चीज़ें शुरू कर दी थी, सिख के लिए सिर्फ धर्म के आधार पे ही नहीं सारी चीज़ों पे बांटना शुरू कर दिया था। तो अगर आपका जो पर्सन है वो
हमारा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है अगर वो मान लो हिंदू है तो वोट भी सिर्फ हिंदू ही करेंगे। तो बात क्या होगी कि हिंदुओं के इलेक्शन चल रहे हैं, अभी तो मुस्लिमों के इलेक्शन चल रहे हैं, या फिर अभी तो दलितों के इलेक्शन चल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो कि हम एज ह्यूमन बींग्स नहीं एक दूसरे को कंसीडर करते, हम सिर्फ दूसरों को उनकी आइडेंटिटी के बेस पे ही हम बुलाते हैं, ठीक है। हम ह्यूमन बींग्स कहीं से वो नहीं करते। तो अभी हम देखेंगे कि डिफरेंट आपके लीडर्स ने क्या क्या बोला था। तो अभी अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड नॉइस सुनाई दे, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो क्या है कि अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है, तो आई कैन डू एनीथिंग विद दैट, बट आई कैन अपोलोजाइज़ कि अगर कुछ भी आपको फील हो तो। अभी हम फर्स्ट जो हैं एक पर्सन का, देखो मैंने अभी इसमें क्या लिखा है कि येस हमें चाहिए, नो हमें नहीं चाहिए। तो मैंने आपको याद करने के लिए, आपके पास पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि इन पर्सनालिटी का इस बारे में व्यू पॉइंट क्या था, ठीक है। तो आपको बताना पड़ता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किस लीडर ने किस बारे में क्या बोला था, ठीक है। एक बार ही आपको समझ आ जाएगा, आप एक बार ही नोट्स को पढ़ोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फर्स्ट है बी पोकर बहादुर फ्रॉम मद्रास, ठीक है, बी पोकर बहादुर फ्रॉम मद्रास। अभी ये कह रहे हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए, येस दे शुड बी कंटिन्यूड। मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो लगा ही रखा था हमारे यहाँ पे, अब हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी तो फिर तब भी हम ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स जारी रखेंगे, ये बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, कि हटाएं या फिर नहीं हटाएं। अभी इन्होंने क्या बोला कि माइनॉरिटीज़ कुडंट बी इरेज्ड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि हम उन्हें ऐसे उनके बारे में ना बात करके, उन्हें स्पेशल राइट्स ना प्रोवाइड करके हम गलत करेंगे। बी है लिव इन हार्मनी, कि अगर हमें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से रहना है, भाईचारे से रहना है, तो हमें ये करना चाहिए। डिफरेंसेस विद कम्युनिटीज़ विल बी रिमूव्ड, दैट्स वाई इससे क्या होगा कि देयर इन द पॉलिटिकल सिस्टम द वॉइस ऑफ द माइनॉरिटीज़ विल बी हर्ड, ठीक है। कि एक दूसरे जैसे डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जो जो डिफरेंसेस हैं, इससे क्या होगा, इनका मानना था कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो फिर हर एक माइनॉरिटी की आवाज़ होगी पॉलिटिकल सिस्टम में। कि इनका ये कहना था जैसे अभी चुना जाएगा जो इंसान वो तो होगा ही हिंदू, या वो होगा ही मुस्लिम या फिर दलित, ठीक है। तो मतलब ये श्योरिटी रहेगी कि उनकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है, इनका ये कहना था। तो इन्होंने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट बात ये कह रहे हैं, ठीक है, कि इनका क्या सोचना था, आप भी समझिए इसको, कि हम कैसे मुस्लिम्स जो हैं, ठीक है, जैसे ये अभी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम कैसे मुस्लिम्स की सही तरीके से आवाज़ ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं रखते तो क्या होगा कि नॉन मुस्लिम ही जो है एक तरह से आगे जाके चुना जाएगा, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो किसको चुनेंगे, नॉन मुस्लिम को चुनेंगे, इनका ये कहना था, पहला पॉइंट, ठीक है। तो फिर एक बात इन्होंने ये कही, और इन्होंने कहा कि नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम विल बी चोज़न, ठीक है। अगर मतलब अलग अलग टाइप की कम्युनिटी के लोग जो है वो वोट डाल रहे हैं, तो वो बिल्कुल परफेक्ट मुस्लिम को जो सच में उनकी आगे सुने, वो ऐसी टाइप का पर्सन को इलेक्ट नहीं करेंगे। इन्होंने ऐसे कहा कि अगर हिंदू मुस्लिम सारे रिलीजन के, बुद्धिस्ट सिख, अगर एक मुस्लिम के लिए वोट डाल रहे हैं तो वो उन्हें नहीं पता होगा कि ये हमारी जो बात है वो सही से रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं, इसलिए वो उसे वोट नहीं डालेंगे, इनका ये कहना था, ठीक है। तो इन्होंने एक बात ये कह दी कि नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो अपने जैसे नॉन मुस्लिम को ही चुनेंगे। दूसरा कहा अगर चुना भी तो भी एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव वो पर्सन नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं उन्हें इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है कि कौन अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। अभी सेकंड जो पॉइंट है आपका वो है आरवी धुलेकर के बारे में।
आरवी धुलेकर जो है वो कहते हैं नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो भी पर्सन के बारे में हम पढ़ेंगे, 4 पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, वो सारे ना ही कहेंगे। ठीक है, आरवी धुलेकर देखिए क्या कहते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है, बी पोकर बहादुर फ्रॉम मद्रास हैड सेड कि हमें चाहिए। ठीक है, आरवी धुलेकर कह रहे हैं कि इंग्लिश प्लेड देयर गेम अंडर द कवर ऑफ सेफ गार्ड्स। इसका मतलब क्या है कि हमें राइट्स प्रोवाइड करने के लिए इस नाम से हमारे साथ इन्होंने एक गेम खेली है, हमें डिवाइड करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो क्या है कि जैसे कोई भी माउस पकड़ना होता है तो हम उसे क्या दिखाते हैं, चीज़ या कुछ भी ब्रेड वगैरह, ताकि वो फंस जाए एक बार, लालच के लिए। तो इनका यही कहना था, सेफ गार्ड के लिए इन्होंने हमारे साथ एक गेम खेली है जो हमें लग रहा था कि हमारे लिए अच्छा है, पर एक्चुअल सेंस में दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस। मैंने आपको समझा दिया है ना कि क्यों नहीं अच्छा इनके अकॉर्डिंगली, कि लोग डिवाइड हो रहे हैं। लोग कहेंगे कि ये तो मुस्लिमों का वो है, ये तो हिंदुओं का वो है, वो हमारे लिए नहीं काम करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि लोग इंडियंस नहीं समझेंगे अपने आप को, लोग अपनी ही आइडेंटिटी को समझेंगे सब कुछ। तो हमें हमेशा अपने आप को फर्स्ट इंडियन समझना चाहिए, एक ह्यूमन बीइंग समझना चाहिए। ठीक है, हमें फर्स्ट लेवल पे तो ह्यूमन बीइंग ही रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी के साथ हम ऐसे कहें कि ये रिलीजन बुरा है, वो रिलीजन बुरा है, क्योंकि हम तब तक किसी के बारे में नहीं समझ सकते जब तक हम खुद उस चीज़ में नहीं होते, या फिर हमने बहुत डिटेल्ड स्टडी ना की हो। तो फर्स्ट लेवल पे हमें एज अ ह्यूमन बीइंग, सेकंड लेवल पे एज अ इंडियन, ठीक है, हमें अपने आप को समझना चाहिए। आई नो कि कई बच्चों को अजीब लगेगा वट एवर आई एम सेइंग, तो मैं यहाँ से एक अच्छा मैसेज, एक यूनिटी का मैसेज ही कन्वे करना चाहती हूँ। ठीक है, ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा वाइज हो, मेरी साइड से कोई गलत मैसेज ना जाए। ठीक है, और इसके बाद आरवी धुलेकर ने बोला है, गिव इट अप नाउ देयर इज़ नो वन टू मिसगाइड यू। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने आपके साथ गेम खेली है, हम नहीं चाहते कि आपके साथ हम गेम खेलें। अभी आपके पास यहाँ पे कोई नहीं है जो आपको मिसगाइड करेगा कि ये चीज़ अच्छी है, तो इसलिए छोड़ दीजिए इस बात को। तो हमने 2 स्टेटमेंट्स इनकी पढ़ी। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कहते हैं नहीं। तो इन्होंने कहा कि देयर विल बी अ कंटिन्यूटी ऑफ सिविल वॉर्स, रायट्स एंड वायलेंस। हम सभी जब ऐसे टुकड़ों में बटे रहेंगे ना, इंडिया के लोग ही एक दूसरे के खिलाफ होंगे, तो क्या होगा कि देयर विल बी कंटिन्यूड सिविल वॉर। सिविल वॉर मतलब कंट्री में ही जब लोग ही एक तरह से वॉर की सिचुएशन क्रिएट कर दे, बाहर से कोई अटैक नहीं कर रहा, अंदर के लोगों ने ही किसी रीज़न से कंट्री में ही बहुत ज़्यादा वायलेंस कर दी हो, रायट्स होंगे, वायलेंस होगी। सेकेंड चीज़ इन्होंने कही, पॉइजन दैट हैज़ एंटर्ड द बॉडी ऑफ आवर कंट्री, द बॉडी पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री। मतलब ये एक जहर था हमारी पॉलिटिक्स में, ब्रिटिशर्स द्वारा डाला गया, जिसकी वजह से इम्पैक्ट पूरी इंडिया पे पड़ा था और पार्टीशन के समय पे बहुत बुरा हालात क्रिएट हो गया था। डू यू वॉन्ट पीस इन दिस लैंड? आपको हमारे इंडिया की धरती पर शांति चाहिए? इफ़ सो डू इट अवे। अगर आपको चाहिए शांति तो आपको सेपरेट इलेक्टोरेट्स के साथ नहीं चलना चाहिए। इनकी बहुत बड़ी स्पीचेस होती हैं, उनमें से मेन हमने जो बुक में दे रखी है वो आपको दे रखी है कि इनका ये मेन पॉइंट था। थोड़े लाइंस दे रखी हैं आपकी बुक में। गोविंद वल्लभ पंत क्या कहते हैं? नहीं। ठीक है, दिस इज़ हार्मफुल फॉर द नेशंस एंड माइनॉरिटीज़ टू। मतलब नेशन एज अ होल के लिए, पूरे इंडिया के लिए बुरी चीज़ है ये, और माइनॉरिटीज़ के लिए भी। क्यों? अभी हम देखते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गोविंद वल्लभ पंत ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को सुसाइडल डिमांड बोला था। मतलब सुसाइड का मतलब क्या है कि खुद को ही मार लेना। तो मतलब जो डिमांड कर रहे हैं वो खुद के लिए बहुत आत्मघाती डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि इट विल आइसोलेट द माइनॉरिटीज़। जैसे गांधी जी ने भी अपने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इसके खिलाफ गए थे कि ये क्या है, आइसोलेशन क्रिएट करेगा। वो कभी भी, जैसे मैं आपको क्लियर लैंग्वेज में समझाती हूँ कि क्या होगा, ये एक राइट दे दिया। ठीक है, मान लो
किसी इंसान को कह दिया कि आप अगर यहाँ पे खड़ते हो, ठीक है, इस इलेक्शन में, तो चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। अब वो इंसान के मन में ये इच्छा हमेशा रहेगी कि मैं इसी कैटेगरी में रहूं, मतलब कभी मैं इस कैटेगरी से बाहर ही ना निकलूं। तो इसका मतलब क्या है कि वो कभी भी मेन स्ट्रीम में जुड़ना नहीं चाहेगा इंसान। उन्होंने कह दिया कि मान लो आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, इसलिए आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी का भी ये कहना था कि अगर आप एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हो जिसके ज़्यादा चांसेस सक्सेस में दे रखे हैं गवर्नमेंट ने, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं किसी और कैटेगरी में जाऊं जहां पे सक्सेस के जो चांसेस हैं वो कम हो। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि माइनॉरिटीज़ इसकी वजह से आइसोलेट हो जाना चाहती हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगी, ठीक है। दे विल नॉट हैव एन इफेक्टिव से, उनका ऐसे इफ़ेक्टिव से नहीं रहेगा, कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं रहेगी इंडिया में। मतलब जैसे अभी मान लो कोई कांग्रेस का कोई वो है पार्टी लीडर, ठीक है, तो वो सारे इकट्ठे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बीजेपी का लीडर है तो वो बीजेपी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। पर इसमें क्या होगा, कोई दलित कम्युनिटी से, कोई किसी से, कोई किसी से, इससे क्या होगा कि यूनिटी, पॉलिटिकली हम यूनाइटेड नहीं रहेंगे, हम एक दूसरे के साथ ही लड़ते रहेंगे। उसके बाद ये कल्चरल एंटिटी, इनका कहना था कि अगर आप किसी कल्चरल एंटिटी, किसी कल्चरल बॉडी से बिलोंग करते हो, फिर भी हम आपको राइट्स तो प्रोवाइड करने ही वाले हैं, कल्चरल राइट्स, कि अगर आपका कल्चर अलग है, आप अपने कल्चर की जो चीज़ें हैं, जो हेरिटेज है, उसे संभाल के रख सकते हो। ये सारे राइट्स तो हमने देने ही हैं। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि सबसे पहले हमें वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ सिटीजन्स, हमें देशवासी की तरह समझना चाहिए। इन्होंने बोला कि हम क्यों ऐसा समझते हैं कि हम इस कम्युनिटी के हैं, हम पहले यूँ क्यों नहीं समझते कि हम एक इंडियन हैं। इनका एक सोर्स दे रखा है आपकी बुक में, वो भी इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ लेना उस चीज़ को। मैंने आपको बताया कि सोर्सेज आप खुद पढ़ लेना, उसमें कुछ लर्न नहीं करना होता, सिर्फ समझ लेना होता, अच्छा कि इनकी ये बातें, और उसमें लर्न नहीं करना होता, क्योंकि आपको सोर्स पेपर में आता है, वो सब कुछ पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसके ऊपर बेस होके क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने कहा कि हम अगर डिवाइडेड लॉयल्टीज़ रखेंगे, मतलब मैं इस धर्म का हूँ तो इस धर्म के लोगों का ही अच्छा करूँगा ऊपर बढ़ के, दूसरे धर्म के लोग तो हमें वोट ही नहीं डाल सकते, उनका क्यों कुछ अच्छा करूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें बुरी हैं इनके हिसाब से। अब बेगम एजाज़ रसूल, इन्होंने भी कहा नहीं। अब ये बात समझने वाली है, ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं बेगम एजाज़ रसूल। क्यों? क्योंकि सारे मुस्लिम्स सेपरेट इलेक्टोरेट्स के साथ नहीं थे, ठीक है। कई मुस्लिम ऐसे भी थे लीडर्स जो कि कहते थे येस सेपरेट इलेक्टोरेट्स आर नॉट गुड, ठीक है। तो ये मुस्लिम होकर भी खिलाफ थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए। इन्होंने कहा दीज आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, हम अपने आप को ही, जैसे इन्होंने बोला था दिस इज सुसाइडल डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इनकी। इन्होंने कहा दिस इज सेल्फ डिस्ट्रक्टेड, वी विल बी आइसोलेटेड, मैंने आपको बता दिया क्यों। तो कंक्लूजन में क्या हुआ, सारी जितने भी डिमांड्स आई 1949 तक सभी लोगों ने कहा कि हाँ सेपरेट इलेक्टोरेट्स इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर इंडिया, ठीक है। 1949 तक अलग अलग लीडर्स की ये सोच बन चुकी थी कि ये सही नहीं है। अब हमने सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में बात कर ली। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड वन दैट वी नीड मच मोर देन दिस रेजोल्यूशन। कौन सा रेजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। मैंने आपको बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को जो हमारे नेहरू हैं उन्होंने एक लिस्ट बताई थी कि हम किस विजन से काम करेंगे। तो अलग अलग लीडर्स ने बताया कि हमें, आपने जो भी रेजोल्यूशन में बोला, इससे भी ज़्यादा हमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सबसे पहले एनजी रंगा हैं। एनजी रंगा कौन है? एक सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग रखने वाले, एंड ही इज़ द लीडर ऑफ द पेजेंट मूवमेंट, ठीक है। अभी इन्होंने कहा कि जैसे मैंने आपको बताया था माइनॉरिटीज़ जो है इनके अकॉर्डिंगली वो इकोनॉमिक टर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, एनजी रंगा ने बोला। इन्होंने कहा जो पुअर और डाउन ट्रोडन लोग हैं दे आर द रियल माइनॉरिटीज़, ठीक है। डाउन ट्रोडन मीन्स
जिनके पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि लीगल राइट्स आप दे रहे हो, वो उसकी बहुत सारी लिमिट्स हैं। जैसे आप कह रहे हो कि यू हैव द राइट टू लिव। अब एक पुअर इंसान है, वो राइट टू लिव का क्या करे अगर वो कुछ कमा ही नहीं पा रहा, वो इतना स्ट्रगल कर रहा है फिर भी अपनी फैमिली को जो है इकोनॉमिकली सपोर्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, जैसे आपने बता दिया राइट टू ऑर्गेनाइज मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, वो पुअर इंसान क्या करेगा इस लीगल राइट का। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे आप पॉलिटिकल थ्योरी आपने अगर पढ़ी हो क्लास 11 में, तो उसमें भी यही बात थी कि इन लीगल राइट्स का एक पुअर इंसान क्या कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है जब तक उसके पास बेसिक नीड्स ही नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जो पुअर लोग हैं उन्हें हमें माइनॉरिटी की तरह कंसीडर करके उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। तो दे नीड प्रॉप्स, दे नीड अ लैडर। ठीक है, एनजी रंगा ने बोला कि उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे प्रॉप्स क्या होते हैं आपको पता है, डांस में जो जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं वो सपोर्ट के लिए। दे नीड अ लैडर। ठीक है, उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी चाहिए जो कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। अब इनका व्यू पॉइंट देखो बहुत सुंदर है। इन्होंने किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, एक पर्टिकुलर उसको नहीं वो करा। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर कोई देख लो, मुस्लिम में कोई अगर पुअर है वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा, हिंदू में कोई पुअर है वो भी इसी कैटेगरी में आ रहा है, सिख में कोई पुअर है वो भी। तो मतलब हम ऐसे देख रहे हैं कि माइनॉरिटी, क्योंकि माइनॉरिटीज़ में भी रिच लोग होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होते। तो इनका कहना है माइनॉरिटीज़ असली कौन होते हैं, जो पुअर लोग हैं, और पुअर लोग हर एक कम्युनिटी में हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि देर इज़ अ बिग रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वी आर द ट्रस्टीज़, वी आर द चैम्पियंस ऑफ दीज पीपल। तो हमें अपना पूरा बेस्ट एफर्ट देना चाहिए कि हम अपना व्यू पॉइंट, क्योंकि वो तो यहाँ पे आ नहीं सकते, उन्होंने हमें भेजा है। ठीक है, जो भी लोग हैं इंडियंस हैं, तो वी शुड ट्राई बेस्ट टू स्पीक फॉर देम। हमें उनका व्यू पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा एफर्ट्स करने चाहिए। अब हम बात करेंगे जयपाल सिंह के व्यू की। ठीक है, ये एक ट्राइब है। ठीक है, और आप एक बात समझेंगे इससे कि कैसे ट्राइबल लोग की तरफ हमारा व्यू पॉइंट क्या है और उसे चेंज करने की ज़रूरत क्यों है। इन्होंने एक बहुत प्यारा सा व्यू प्रेजेंट किया है जो हम इग्नोर कर देते हैं। इन्होंने कहा कि जो भी बातें यहाँ पे चल रही हैं बहुत कॉम्प्लेक्स डिटेल्स है, मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता। ठीक है, क्योंकि जैसे जो एजुकेशन है वो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर तो ऐसे नहीं था कि एसटीज़ के लिए भी एजुकेशन में एक जगह है कि वो भी एजुकेशन ले सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स डिटेल्स हैं जो मुझे ज़्यादा समझ नहीं आती, पर मैं अपने लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों की जो ट्राइबल ग्रुप्स है, ठीक है, उनकी बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन रही है। वी आर डिसग्रेटफुली ट्रीटेड। हमसे जो दूसरे जैसे अर्बन क्लास के लोग हैं वो अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते। वी आर नेग्लेक्टेड और हमें बैकवर्ड कंसीडर किया जाता है। हमारे साथ कॉन्टिन्यूड डिस्पोजेशन हुआ है। अब आप ये समझो कि जैसे कोई डैम बनना है, डैम कहाँ पे बनता है, जैसे फॉरेस्ट एरिया को काट दिया, फॉरेस्ट में कौन रहते हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं। तो हमसे हमारी जो ज़मीन है जो कि पहले से हेरिटेज हमारी है, क्यों, ट्राइब्स तो सब कुछ फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते हैं, वो कोई ज़्यादा ट्रेड तो करते नहीं बड़ा कि उन्हें ऐसे ही मिल जाते सब कुछ। तो इन्होंने कहा हमारे साथ कॉन्टिन्यूड डिस्पोजेशन हुआ है, हमारी लैंड छीन ली गई, हमारे रिसोर्सेज छीन लिए गए। तो अभी हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं अपनी लाइफ का, और हमें भी इक्वल समझा जाए। ठीक है, तो उन्होंने कहा रेज अस, प्रोटेक्ट द ट्राइब्स, वी आर नॉट द न्यूमेरिकल माइनॉरिटी। सेम चीज़ वो कह रहे हैं कि हम भी न्यूमेरिकली बहुत कम नहीं हैं, बट वी हैव टू ब्रेक द इमोशनल एंड द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्मल इंडियंस। ठीक है, जो अपने आप को मॉडर्नाइज्ड समझते हैं, है ना, जो हमारे साथ सही से बात नहीं करते, हमसे ऐसे समझते हैं कि हम तो ह्यूमन बींग्स नहीं हैं। ठीक है, तो उन्हें समझाना पड़ेगा कि वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि वी हैव टू ब्रेक दैट इमोशनल डिस्टेंस एंड दैट फिजिकल डिस्टेंस, कि हम इनसे दूर रहना चाहते हैं कि ये तो अनसिविलाइज्ड है। ठीक है, हम लोग ऐसा समझते हैं। तो इन्होंने कहा कि इस चीज़ को कम करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को बिल्कुल रिमूव कर देने की ज़रूरत है। तो देखो डिमांड में वो क्या कहते हैं जी,
रंगा का तो हो गया था हमारा, वो पुअर लोगों के लिए बोल रहे थे। जयपाल सिंह जो हैं वो किसके लिए, ट्राइबल लोगों के लिए बोल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं आई एम नॉट डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मुझे पता है मेरी नेशन के लिए क्या चीज़ सही है। अगर हम कम्युनिटीज़ के, अगर हम रिलीजन के बेस पे एक दूसरे को बांटते रहे, एक दूसरे को अलग समझते रहे, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। बट आई वॉन्ट द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेचर, कि एसटी जो है कम्युनिटी को लेजिस्लेचर में जगह मिले। तो आपने देख लिया कि इस रेजोल्यूशन से, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से भी हमें ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। एक एनजी रंगा है और एक जयपाल सिंह है। 3.3 पॉइंट की बात करेंगे। वी वर सप्रेस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, केजे खंडेरकर ने बोला। अभी आपको फर्स्ट आपने पुअर का, सेकंड आपने ट्राइब्स का, और आप थर्ड अभी ये जो पढ़ रहे हो ये है आपका लो कास्ट का, ठीक है। मुझे देखो, आप एक बारी सोच के देखना कि अगर आपकी कम्युनिटी का नाम डिप्रेस्ड क्लास, लो कास्ट ही रख दिया जाए, इस चीज़ पे बहुत डिबेट होता है। जैसे मेरे पास पॉलिटिकल साइंस है ना अपनी ग्रेजुएशन में, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा बात अजीब लगती है कि मान लो किसी कम्युनिटी को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वी एक्सेप्ट दैट, पर आप ये बात समझो कि उस कास्ट को आप, उसका नाम ही लो कास्ट रख रहे हो। आप कह रहे हो अनटचेबल लोग, आप कह रहे हो डिप्रेस्ड लोग। आप ये बात सोच के देखना ध्यान से कि ये सही चीज़ है। हमने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स हैं उन्होंने ही लो कास्ट, डिप्रेस्ड क्लास, अनटचेबल्स को सेफगार्ड्स प्रोवाइड करने। अगर हम किसी के साथ लोग बुरा कर रहे हैं, मान लो अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमने उस इंसान को जिसके साथ वो हो रहा है उसे इंसान ना समझ के अनटचेबल समझ लिया कि हम अनटचेबल्स को सर्व करेंगे। मतलब आप मान रहे हो कि वो अनटचेबल हैं। तो आप इस बात पे सोच के देखना कि ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि हम उन्हें इस बुरे नाम से ही क्यों बुलाते हैं। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, हम कुछ और नाम रख सकते थे, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप समझना। तो इसमें भी वही सब कुछ बात की गई है। वी आर सप्रेस्ड फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, केजे खंडेरकर की ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अभी हम अलग अलग व्यू पॉइंट्स पढ़ेंगे। इन्होंने कहा अनटचेबल और डिप्रेस्ड क्लास के लिए हमें सिर्फ सेफगार्ड्स और प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमें बल्कि सोशल नॉर्म्स को चेंज करने की ज़रूरत है और मॉरल वैल्यूज़। लोगों के जो मन में अंदर बैठ रखा है कि ये कास्ट तो नीची कास्ट है, ठीक है, वो मॉरल वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा। सोशल रूल्स जो हमने सोसाइटी के रूल्स बना रखे हैं उन्हें चेंज करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ गवर्नमेंट कुछ प्रोवाइड कर रही है, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रही है, वो सफिशेंट नहीं है। अगर लोगों के मन से ये बात नहीं जाएगी ना, तब तक हमारा जो एम है वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो जे नागप्पा ने बोला, जो कि मद्रास के हैं, जैसे ये क्या बोल रहे हैं, वी हैव बिन सफरिंग बट वी आर प्रिपेयर टू सफ़र नो मोर, ठीक है। हम सफ़र करते आए हैं, हमने बहुत ऑपरेशन को झेला है, पर अब हम कुछ नहीं झेलने वाले, ठीक है। सेकंड पॉइंट का है कि वी आर नॉट न्यूमेरिकल माइनॉरिटीज़, हम जो डिप्रेस्ड क्लास हैं, लो कास्ट हैं, वो 20 to 25% है, ठीक है। 20 to 25% हम इंडियन पॉपुलेशन के पार्ट हैं, पर हम माइनॉरिटी नहीं हैं। हमें पता है कि ये बहुत बड़ा नंबर होता है, पर हमें कोई एजुकेशन नहीं मिली, हम किसी एजुकेशन में हमें कोई हिस्सा नहीं मिला, ना ही हम एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर पाए हैं, ठीक है। तो उसके बाद है केजे खंडेरकर का व्यू, ठीक है। आप अगर एक बारी नोट्स को गो थ्रू कर लोगे ना, फिर आपको ऐसे नहीं लगेगा मुश्किल कि किसने क्या बोला था। आपके माइंड में नोट्स की पिक्चर छप जाएगी। पिक्चर छप गई एक बार तो क्या होगा, आपको याद आ जाएगा इस पेज पे इनका ये लिखा हुआ था, ठीक है। केजे खंडेरकर जो हैं वो सेंट्रल प्रोविंसेस के हैं, मतलब मध्य प्रदेश आज का जो टाइम का मध्य प्रदेश है उसे पहले सेंट्रल प्रोविंसेस बोलते थे। इन्होंने कहा कि अब हमारी, मतलब इन्होंने कहा ना ही हमारा बॉडी अब कुछ झेलने के वो है, ना ही हमारा माइंड कुछ काम कर रहा है इस समय पे, ठीक है। तो इनका ये कहना था कि वी आर सप्रेस्ड फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो केजे खंडेरकर की दो ही बात है कि हमारी बॉडी भी थक चुकी है, हमारा माइंड भी थक चुका है, अब हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है,
कंक्लूजन में देखो क्या हुआ, पार्टीशन के वायलेंस से बी आर अम्बेडकर को भी समझ आ गया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं ठीक है। बी आर अम्बेडकर सबसे ज़्यादा सपोर्टर थे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए। जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें महात्मा गांधी ने मना किया था, और तो फिर जो बी आर अम्बेडकर हैं वो बहुत गुस्सा थे, नाराज़ थे, ठीक है। पर जब ये पार्टीशन का जो वायलेंस उन्होंने देखा तब उन्हें समझ में आया कि किस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वजह से ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर को भी ये चीज़ बिल्कुल क्लैरिफाई हो गई थी, और हमने कुछ स्टेप्स लिए कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना है, हिंदू टेम्पल्स को सभी के लिए खोलना है, रिजर्वेशन देंगे और हम एटीट्यूड चेंज लाएंगे, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो रखे गए कि हमें ये सब कुछ करना है एज अ कंक्लूजन पार्ट, कि इन सारी डिमांड्स को हम कैसे कैसे एड्रेस कर सकते हैं। ओके, अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं हम, द पावर ऑफ द स्टेट। अभी हमने राइट्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे स्टेट। अभी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि स्टेट होता क्या है। स्टेट वो है जो हमारी कंट्री में पावर है जिसके पास, ठीक है, जिसके पास पावर है। जिन जिन इंस्टीट्यूशन के पास पावर है वो क्या है, स्टेट का पार्ट है, ठीक है। जैसे आपकी जितनी भी बॉडीज़ हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये स्टेट का पार्ट है क्योंकि उनके पास अपनी अपनी पावर्स हैं। तो ये स्टेट का पार्ट होती है, मतलब एक तरह से आप गवर्नमेंट भी ला सकते हो और गवर्नमेंट के साथ साथ और भी इंस्टीट्यूशंस लगा सकते हो। अभी ये सबसे ज़्यादा डिबेट किया गया कि हमें किस तरीके का सिस्टम रखना है। मैं आपको दो चीज़ें बताती हूँ। दो टाइप के सिस्टम होते हैं हमारे पास। एक सिस्टम वो था जो कि कहता था कि जैसे मान लो आप मान लो ये आपका इंडिया है, इसमें ये सारी स्टेट्स हैं, इनकी अलग अलग गवर्नमेंट बनेगी और एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट बनेगी। एक वो कहते हैं सेंट्रल, हमें सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनाना है। तो वो कहेगा कि जो आपकी मान लो ऊपर बीजेपी बनी है, चाहे यहाँ पे कांग्रेस है, कहीं पे कम्युनिस्ट पार्टी है, और ज़्यादातर तो बीजेपी ही होगी क्योंकि ऊपर बीजेपी बनी है, तो इस बीजेपी को सबसे ज़्यादा पावर देंगे। एक ये व्यू पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी पर हमें क्या करेंगे, हम ये जो यहाँ पे अलग अलग जो स्टेट्स की अलग अलग पार्टी, कांग्रेस बन गई, कहीं पे कम्युनिस्ट पार्टी, कहीं पे बीजेपी, इन सभी को अपनी अपनी स्टेट्स में बहुत ज़्यादा पावर देंगे हम। ये हो गया फेडरल सिस्टम या यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी का क्या मतलब है, जो ऊपर यूनियन गवर्नमेंट है उसे सबसे ज़्यादा पावर। फेडरल का मतलब है जो आपकी स्टेट्स हैं उन्हें सबसे ज़्यादा पावर। अब इन दोनों में है आपका कन्फ्यूजन, कोई कहेगा इस चीज़ को फॉलो करो, कोई कहेगा इस चीज़ को फॉलो करो, पर एंड में हमने क्या किया, दोनों को मिक्स किया, दोनों सिस्टम को हमने मिक्स किया और हमने एक क्वासाई फेडरल स्टेट बनाई, ठीक है। मतलब हमने दोनों चीज़ों को सेम किया, हमने सेंटर को भी स्ट्रांग बनाया, हमने स्टेट्स को भी पावर दी, ठीक है। ऐसे नहीं किया कि इन्हें कुछ भी नहीं दिया इसे सब कुछ दे दिया, या फिर इन्हें सब कुछ दे दिया इसे कुछ भी नहीं दिया। हमने बैलेंस करके जो है वो बना लिया, पर एक्चुअल में कितना बैलेंस है वो आप अपनी बड़ी क्लासेस में पढ़ लोगे। अभी इस चीज़ पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पर हम चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो डिबेट बहुत ज़्यादा हो रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के कितने कितने हमें राइट्स देने हैं। नेहरू ने कहा स्ट्रॉन्ग सेंटर की ज़रूरत है, मतलब वो यूनिटरी सिस्टम को कह रहे थे कि ये जो सेंटर की गवर्नमेंट बनेगी, जो बीजेपी आएगी या फिर कांग्रेस आएगी, जो भी आएगी, उसे सबसे ज़्यादा पावर देनी है, स्टेट्स को कम पावर देनी है। क्यों? उन्होंने कहा है कि वी हैव टू डू दिस टू एंश्योर पीस, कि शांति बनी रहे, क्योंकि इन्होंने कहा कि जब भी कुछ बुरा हो जाएगा पूरी कंट्री में तो फिर ये सब कुछ संभाल ले, इतनी पावर्स देनी है हमें, एंड ताकि हम एक इफ़ेक्टिव से रख सकें इन द इंटरनेशनल स्फीयर, कि पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कोई एक स्टेट की गवर्नमेंट तो नहीं करती ना, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो कहीं पे भी बाहर जाएंगे हम तो कुछ भी बोलेंगे, हमारी एक इफ़ेक्टिव से रहे इंटरनेशनल स्फीयर में, इसलिए हमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट रखनी है, एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखनी है। अब एक बेसिक्स कुछ हैं आपके जो आपको समझने हैं। 3 लिस्ट थी हमारे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, ये अभी भी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन मतलब सेंटर, ठीक है, इसे चाहे आप सेंटर बोलो चाहे आप इसे
यूनियन गवर्नमेंट बोल लो। तो यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जहाँ पे सभी पावर्स सिर्फ स्टेट को दे रखी हैं, ठीक है। और स्टेट लिस्ट है जिसमें स्टेट्स की क्या क्या पावर्स हैं वो दे रखी है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों का शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इसमें सेंटर भी काम कर सकता है, इसमें वो भी काम कर सकता है, इस पे सेंटर भी लॉ बना सकता है, इसमें स्टेट भी लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट बना सकता है लॉ, सिर्फ स्टेट काम कर सकता है। यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंटर कुछ भी कर सकता है या सेंटर लॉ बना सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा डाल दिए इन्होंने पावर्स, इसमें कम डाली, ठीक है, और इसमें भी थोड़ी ज़्यादा ही रख दी। तो आप देख रहे हो कि हम ज़्यादा सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मिनरल और की इंडस्ट्रीज़ जो हैं सारी इसी में डाल दी कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेगा। उसके बाद आर्टिकल एक 356 था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 356 गेव द पावर टू टेक ओवर अ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। जैसे एमरजेंसी है, ठीक है, एमरजेंसी में क्या होता है कि एक टाइप की जो 356 आर्टिकल है उसमें बताया है कि अगर स्टेट में कुछ प्रॉब्लम होगी है बहुत बड़ी और गवर्नर कह दे कि हमसे अब संभल नहीं पा रहा है कुछ भी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट की गवर्नमेंट को अभी एक तरह से कह देगी आपको कुछ नहीं करना, ये सब कुछ संभालेंगे अब यहाँ का, ठीक है, जब तक ये सारी सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती। तो इसमें भी आप देख सकते हैं सेंटर को महान बनाया गया है। बाकी के टॉपिक्स हम करेंगे आने वाली लास्ट वीडियो में। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है पढ़ते हुए। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।